एक अखबार ने जानकारी दी है कि पुतिन ने एक ऐसा वेपन बना दिया है कि अब वो हवा में हवाई जहाजों को आपस में टक्कर करवाने में काबिल हो जाएंगे। यह खबर छपती है और खबर बनकर आती है कि ऑल अबाउट टोबोल, रशिया का वो सीक्रेट वेपन जो कि हवाई जहाजों को उड़ते उड़ते जाम कर देगा। आप कहेंगे उड़ते उड़ते जैम कर देगा से मतलब क्या है? विमान चलते चलते रुक जाएगा क्या? नहीं, दिशा भटक सकता है, और जब विमान दिशा भटक जाएं तो हवा में उड़ते हुए संभव है कि किसी अन्य विमान से टकरा जाएं। सुर्खियां बनती हैं रशिया का सीक्रेट वेपन जिसका नाम टोबोल है, लिंक टू जैमिंग ऑफ प्लेन सिग्नल। यह हवाई जहाजों के सिग्नल्स को जैम कर सकता है। अब सिग्नल जैमिंग कैसे होती है, इसके लिए जरूरी है कि आप इस सेशन को विस्तार से समझें। सिग्नल्स का महत्व क्या है, हवाई जहाज उड़ता कैसे है, टोबोल क्या कर सकता है, और इस बात को खबर को सुर्खी में देने से पहले ऐसे कौन से डेटा का संकलन किया गया जिससे यह पता चला हो कि टोबोल कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज आपको जानकारी देंगे, क्योंकि रूस का सीक्रेट हथियार टोबोल सुर्खियों में है, और यह सुर्खियों में इसलिए भी है कि इससे एलन मस्क को काफी नुकसान हो सकता है। विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजारिश पहले कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में ऐसी और जानकारी आपको रोचक तरीके से मिलती रहे। साथियों, जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यह ख्याल तो आता है कि यार इस पायलट को ये नीचे का रनवे कैसे दिख रहा होगा, कि ये रनवे कहां तो खत्म हुआ, कहां तक मुझे इसे लिफ्ट करना है। क्योंकि हवाई जहाज को अगर ध्यान से देखें तो इसकी ये जो निकली हुई नोज है, इसके पीछे कहीं पायलट बैठा हुआ है। उस पायलट को एयर स्ट्रिप और एयर स्ट्रिप से आगे की चीजें तो दिखती नहीं है। हम कार चलाते हैं, बॉनेट से आगे का रास्ता तो दिखता नहीं है, तो इन्हें कैसे पता चलता है कि ये एयर स्ट्रिप के आगे कोई नहीं है और एकदम स्पेस क्लियर है, नीचे कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं है जिससे टकराने का डर ना हो। और तो और जब हवाई जहाज हवा में पहुंचता है तो इन शीशों के आगे जो नोज लगी हुई है, उस नोज को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर पायलट इसके अंदर बैठा हुआ है तो ये जो नाक सी लगी हुई है इसके आगे, यहां से वो नीचे भी नहीं देख रहा है कि हाँ भाई कहां पर है भाई एयर स्ट्रिप, कहां उतरना है, रनवे कहां है। यह देखने के लिए पायलट यूं नीचे झुककर तो देखता नहीं है कि हां आ गया भाई, चलो अब ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, ऐसी फीलिंग भी तो नहीं होगी। तो कुछ तो ऐसा है जो हवाई जहाज के उड़ने को कंट्रोल करता है। यही जानकारी आपको आज थोड़ा सा समझ लेनी है। मैं कोई आपको हवाई जहाज उड़ने का टेक्निकल सार देने वाला नहीं हूं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपको यह पता चल जाए कि हवाई जहाज उड़ते समय क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, उतनी चर्चा कर लेंगे हम, है ना। अपन कोई पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, लेकिन पुतिन ने क्या बनाया है उसको समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आइए थोड़ा सा प्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। हवा में उड़ता है हवाई जहाज, उड़ते समय जो भी पंख पंखड़ियां करती हैं वो सब तो आपको पता होगा ही, क्योंकि उड़ रहा है तो कुछ तो मशीनें काम कर ही रही होंगी। हम अंदर की तरफ चल रहे हैं जहां से कंट्रोल किया जाता है हवाई जहाज को। बैठे हुए दो पायलट, एक मेन पायलट और एक को पायलट, दोनों ही अपने सामने लगी हुई स्क्रीन्स को बहुत ध्यान से पूरे टाइम देख रहे होते हैं। इनके सामने लगी हुई इन स्क्रीन्स पर दिखा रहा होता है कि आपके आसपास क्या कोई दूसरा फ्लाइट है क्या, आपके सामने की स्क्रीन दिखा रही होती है कि क्या कोई सामने टर्ब्यूलेंस है क्या। साथ ही साथ यहां पर लगे हुए गियर बॉक्स इनको उड़ाने में और लिफ्ट करने में मदद करते हैं। इनके सामने एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ होता है, जिस पैनल के माध्यम से फ्लाइट चलाते समय पायलट को बहुत सारे संदेश प्राप्त हो रहे होते हैं। इन्हीं संदेशों में से अगर कोई संदेश पायलट को प्राप्त होना बंद हो जाए तो बड़ी भीषण घटना हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि असल में आपको और हमको लगता है कि रेलवे की तरह, जैसे ट्रेन का इंजन जब चलाता है पायलट, रेलवे का लोको पायलट, तो वो पटरियां देख रहा होता है, सामने से स्पीड बढ़ा रहा होता है, जनता दिखती है तो ब्रेक लगा रहा होता है, और स्टेशन मास्टर वहां बैठकर केवल लाइनें चेंज करता है। हवाई जहाज के केस में स्टेशन मास्टर के नाम से बैठा हुआ ये जो व्यक्ति एटीसी में कंट्रोलर बन के बैठा हुआ है, ये ना केवल हवाई जहाज के उड़ने को बल्कि उतरने को, बैठने को, इवन जहां पे खड़ा हुआ है उस बेसे रनवे की पट्टी तक लाने को, सबको कंट्रोल करता है। अब ये क्या होता है साथियों, जब एयरपोर्ट पर कभी आप जाएं, और नहीं जाएं तो वीडियो चलाकर देख लेना, एयर स्ट्रिप के पास में एक बहुत बड़ा सा हाइटेड
कमरा सा बना हुआ होता है, एक कैबिन होता है जो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस कमरे को एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रूम कहते हैं। एक फिल्म है बॉलीवुड की, उस फिल्म के अंदर इस एटीसी के साथ बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है। उस किरदार का नाम बमन है, और उस बमन बमन करके जो किरदार है वो जब फ्लाइट उड़ा रहा है, उस मूवी का नाम मैं मिस कर रहा हूं, शायद धमाल है, धमाल 2 है, जिसमें वो फ्लाइट उड़ा रहे हैं और उड़ाते उड़ाते वो एटीसी के कैबिन में ही घुस जाते हैं। खैर, अगर ध्यान आ जाए तो रिलेट कर लेना, ये एटीसी का कोई कैबिन है। यहां पर एटीसी अपने द्वारा फ्लाइट के पायलट को निरंतर मैसेज दे रहा होता है, यानी कि फ्लाइट का पायलट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहता है। अब बड़ा सवाल है, सर हमारे पास में मोबाइल का नेटवर्क ना आए, थोड़ी बहुत दूर अगर हम चले जाएं तो नेटवर्क आना बंद हो जाता है, तो ऐसा क्या होता है जिससे कि हवाई जहाज जो इतनी ऊंचाई पर, कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है, तो इनके पास में यह संवाद इतना आसानी से हो कैसे जाता है? इस संवाद को करने में कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि एटीसी उड़ते हुए हवाई जहाज को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। उड़ते हुए हवाई जहाज को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जमीन पर कुछ रडार लगाए जाते हैं। इनमें से एक रडार प्राइमरी सर्विलांस रडार होता है और दूसरा सेकेंडरी सर्विलांस रडार होता है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात यहां पर लगे हुए रडार जो कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं, इनके द्वारा अपने में से कुछ रेडियो वेव्स को फ्लाइट तक भेजा जाता है। ये रेडियो वेव्स जब यहां पहुंचती हैं तो रेडियो वेव्स को यहां पर लगा हुआ ट्रांसपोंडर अपने हिसाब से रिटर्न मैसेज सेंड करता है। यानी कि जिस प्रकार से हवा में कोई भी फाइटर जेट निकलता है तो बॉर्डर पर लगे हुए रडार उसे पकड़ते हैं, ऐसे ही कितनी ही ऊंचाई पर उड़ने वाला कमर्शियल प्लेन हो उसे भी रडार कैप्चर करते हैं कि कौन सा हवाई जहाज हमारे क्षेत्र में है। रडार्स को ना केवल प्राइमरी सर्विलांस रडार ये कंफर्म करते हैं कि ये जहाज हमारी रेंज में आ गया है, बल्कि सेकेंडरी सर्विलांस रडार इस बात को और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके वाया मैसेजेस कंफर्म करता है कि आप फलाने देश की सीमा में आ चुके हैं, और प्रति 5 सेकंड अधिकतम बताया गया है, वैसे बहुत सी जगह 0.5 सेकंड की एक्यूरेसी भी प्राप्त की जा चुकी है। रडार इतनी देर में इनके साथ निरंतर कम्युनिकेशन में रहता है। इन रडार से प्राप्त सूचनाओं का डेटा प्रोसेस किया जाता है और यही डेटा प्रोसेस करके इस सिचुएशन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इस कैबिन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो निरंतर इसी डेटा को, जो कि प्राइमरी सर्विलांस रडार और सेकेंडरी सर्विलांस रडार के माध्यम से स्क्रीन पर आ रहा है, उसे देख करके निरंतर पायलट को उसकी स्क्रीन पर वाया मैसेजेस भेज रहा होता है कि अब आप इतनी सीमा पर आ चुके हैं, अब आप इतनी एल्टीट्यूड पर हैं, इतने लॉन्गिट्यूड पर हैं। ये सारी जानकारी इसको प्रॉपर तरीके से दी जा रही होती है। धरती से कितनी ऊंचाई पर हैं, आप कौन से लॉटिट्यूड पर चल रहे हैं, ये सारी जानकारी, लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, एल्टीट्यूड कौन सा है, एटीसी द्वारा फ्लाइट में बैठे हुए पायलट को सारी जानकारी दी जा रही होती है। सामान्यतया जो रडार फ्लाइट को सूचना भेजने के लिए, ये चेक करने के लिए कि हां भाई आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट है, अपना परिचय दें, इसके लिए कुछ अलग मेगा हर्ट्ज पर भेजी गई फ्रीक्वेंसियों का उपयोग किया जाता है। और वहीं फ्लाइट के बाद में उसको प्रॉपर दिशा बताने के लिए कि आप कितना ऊंचाई पर हैं, अब आप इतना पर आ गए हैं, आप इतना पर आ गए हैं, उसके लिए अलग हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्लाइट आसमान में होती है तो पहला मैसेज जब वो एटीसी से प्राप्त करती है तब भी उसको कहीं ना कहीं से रडार से ही मैसेजेस भेजे जाते हैं। जब वो सेंटर पर भी होती है तो भी उसको रडार से ही मैसेजेस के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, और जब वो लौट रही होती है तब भी रडार ही उसको कम्युनिकेट करके एटीसी से यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार जानकारी दे रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर से मॉनिटर होता है वो पायलट को सारी जानकारी देता है। यानी कि पायलट पहले क्या उसके लिए रनवे खाली है, क्या पायलट उड़ने के लिए तैयार है, टेक ऑफ के लिए तैयार है, उसके आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है या नहीं, ये सारी जानकारी
पायलट को टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय दी जाती हैं। इतना ही नहीं, एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के द्वारा उसे और दूसरी जगह पर उड़ रही फ्लाइट्स की भी जानकारी दी जाती है कि जिस समय आप यहां लैंड करेंगे उस समय और फ्लाइट्स जो आसपास की हैं उनकी स्थिति क्या है। इसी ट्रैकॉन डिवाइस के माध्यम से 50 मील तक की डेस्टिनेशन की इसको जानकारी दी जाती है। अब साथियों इसको थोड़ा सा समझते हैं। टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल फैसिलिटी, जिसे ट्रैकॉन कहा जाता है, वो 40 मील दूर तक की जानकारी इसको देता है कि आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है। लगभग आप मानकर चलें कि जितना भी रेंज में फ्लाइट उड़ रही हैं उन्हें प्रॉपर जानकारी ट्रैकॉन डिवाइसेस के द्वारा जब दी जाती है, मतलब फ्लाइट जब आसमान में होती है तो पूरी तरह से रडार से ही डायरेक्शंस प्राप्त करती है। लेकिन साहब कई बार समुद्र में भी फ्लाइट निकलती हैं, समुद्र के ऊपर से फ्लाइट क्रॉस होती हैं। विचार कीजिए कि अगर कोई फ्लाइट इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो वो इंडियन ओशियन के ऊपर से उड़कर जा रही है। यूरोप से अगर अमेरिका जा रही है तो पैसिफिक ओशन के अटलांटिक ओशन के थ्रू वो उड़कर के जा रही है। अमेरिका से चाइना आ रही है तो पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़कर जा रही है। तो फिर ऐसी ट्रैकॉन डिवाइसेस तो लगा ही नहीं पाएंगे, नीचे जमीन पर लगाओगे कहां इन डिवाइसेस को। ऐसी स्थिति में फ्लाइट को कम्युनिकेट किया जाता है सैटेलाइट्स के माध्यम से जो पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से फ्लाइट्स को मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिन ट्रांसपोंडर्स के माध्यम से भेजा जाता है उन्हें एडीएस-बी रिसीवर और एडीएस-बी आउट ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी फ्लाइट लगातार कम्युनिकेट करती रहती है। रडार का उपयोग और एडीएस-बी का उपयोग करके फ्लाइट की सारी लोकेशंस पता लगाई जाती रहती हैं। साथियों यहां पर जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं एडीएस-बी के बारे में, उसे आप केवल इतना समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस जो मशीन है एडीएस-बी, इसी के द्वारा फ्लाइट की लोकेशंस को ट्रैक किया जाता है। अब इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी जो थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी थी। कुल जमा इतनी बकवास का सार अगर एक लाइन में निकाला जाए तो वो इतना है कि हवाई जहाज जब हवा में होता है तो उसके पास मैसेज सर्कुलेशन के लिए रडार होता है। अगर धरती पर नहीं है, आसमान से है तो सैटेलाइट होती है। कुल मिलाकर हवाई जहाज अगर आसमान में है तो वो अनाथ नहीं है, उसके पास में सिग्नल्स जा रहे हैं और रेगुलर सिग्नल्स जा रहे हैं। 0.5 सेकंड तक में भी उस तक सिग्नल जा रहे होते हैं। अगर सिग्नल खो गया तो समझिए फ्लाइट खो गई। अब चर्चा आती है आज की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं टोबोल की, वो असल में है क्या? सोचिए कि रडार के द्वारा भेजा गया सिग्नल फ्लाइट को अगर किसी के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाए। विचार कीजिए कि जब फ्लाइट को रडार से मैसेज भेजे जा रहे हों, उसी समय कोई व्यक्ति एक और ऐसा रडार वहां लगा दे जो ऐसी की ऐसी रेडियो वेव हवाई जहाज को भेजे, लेकिन उसमें संदेश कुछ और हो। यानी कि इस विमान के पास जा रहा जो संदेश है, रेडियो वेव है, उसमें गलत फ्रीक्वेंसी पर गलत नोट्स भेज दिए जाएं तो विमान दिशा भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। यही खबर बनती है दासन की, जो लिखता है जैम एंड ब्लास्ट पुतिन टॉप सीक्रेट जैमिंग वेपन टोबोल could be behind thousands of British holiday flights being attacked by Russia। रशिया के द्वारा ब्रिटिश फ्लाइट्स को अटैक करने के लिए टोबोल का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, रशिया से कनेक्टेड यूरोप की जो फ्लाइट्स हैं, उन्होंने हाल ही में रूसी टेक्नोलॉजी के एक वेपन टोबोल का हाल ही में यूज देखा है। ऐसी बहुत सारी ब्रिटिश फ्लाइट्स हैं जिन्होंने यह फील किया कि उनके रडार से प्राप्त होने वाले जो मैसेज थे वो एज प्योर एज प्रीवियस नहीं थे, उनमें किसी प्रकार की मिलावट थी और वो मैसेजेस फ्लक्चुएट हो रहे थे। अक्सर आपने कई बार एग्जाम में सुना होगा कि जब एग्जाम हो रहे होते हैं तो एग्जाम हॉल के बाहर जैमर लगा दिया जाता है। वो जैमर जो कि डिवाइसेस के पास में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं पहुंचने देता। आपने जैमर्स की खूबी सुनी होगी, एग्जाम सेंटर पर आपका कोई फोन काम में ना आ जाए इसलिए उसके आसपास जैमर लगा दिए जाते हैं। इन तरह का ही अगर जैमर सोचिए हवाई जहाज के रास्ते में ना लगाकर, बल्कि वैसा ही कोई और मैसेज भेज दिया जाए
जिसके भरोसे हवाई जहाज उड़ रहा है उसका रास्ता भटका दिया जाए, तो सोचिए वो जैम की स्थिति कितना जबरदस्त घातक होगी। विचार कीजिए कि उससे हवाई जहाजों को कितना भीषण नुकसान हो सकता है। साथियों, खबर है सन ने अपने अखबार में छापा है, द सन नामक जो अखबार है उसने छापा है कि लगभग 4000 फ्लाइट्स ने हाल ही में ऐसे ही जैमिंग को फील किया है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। आप यहां पर कुछ खबर को इस प्रकार से देख सकते हैं। सन इन्वेस्टिगेशन विद द वेबसाइट gpsjam.org के हिसाब से पता चला है कि 32,000 फ्लाइट जो कि यूरोप में उड़ रही थी, उन्हें सस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक अक्टूबर से सहन करने पड़ रहे हैं। याद करिए, अक्टूबर बड़ा खास है युद्ध के लिए, जब से रशिया यूक्रेन ने हीट पकड़ा है। मतलब यह है कि अल्टीमेटली वेस्टर्न वर्ल्ड को यह खबर लगती है कि रशिया उनके बहुत सारे सिग्नल्स को जैम कर रहा है। अब इस जैम में खबर यूरोप वालों को कैसे मिली, अब उस पर चलते हैं। देखिए, अगर आप यूरोप को ध्यान से देखें तो रशिया का आधा हिस्सा भी यूराल पर्वत से पश्चिम का हिस्सा यूरोप में आता है। साथियों, यहां पर अगर यूरोप के कुछ प्रमुख देश देखें तो उनमें जर्मनी, पोलैंड, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्हें अगर आप देखते हैं तो यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आप रेड होता हुआ देख रहे हैं। साथियों, अगर आपको रशिया का मैप दिखाया जाए तो यहां बाल्टिक कंट्रीज के साथ साथ आपको रूसी मैप दिखाई पड़ता है, लेकिन इन्हीं देशों में से एक छोटी सी जगह यहां पर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में रूस के पास है, जिसे आप यहां पर कैलिनग्राड के नाम से जानते हैं। साथियों, बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया और इधर एक देश है पोलैंड, इनके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है जो रूस का है। बाल्टिक सी में वो अपना मुखड़ा खोलता है। लगभग 10 लाख लोग यहां निवास करते हैं। कैलिनग्राड को रूस के द्वारा अपने खुद के सिक्योरिटी के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहा जाता है कैलिनग्राड में बड़ी संख्या में वेपन्स रूस संग्रह करता है। कल को अगर कोई देश रशिया पर आक्रमण करे तो रशिया ने अपना एक छोटा सा हिस्सा कैलिनग्राड के नाम से बाल्टिक सी में बनाया हुआ है, जहां पर हैवी डिफेंस है, यहां पर बड़ी सारी सुरक्षा एजेंसीज लगी हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दुनिया भर की फ्लाइट जब यहां से उड़कर के कैलिनग्राड के आसपास से निकली तो उन्होंने कुछ विचित्र सीन देखा। कैसा सीन देखा, जरा यहां पर तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो यह कैलिनग्राड का ऊपर से जूम करके लिया गया फोटो है। यहां पर दो आपको डोम सदृश बॉल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। आपको यहां पर यह व्हाइट कलर, जिसको मैंने रेड कर दिया, ऐसी दो बड़ी बड़ी विशालकाय बॉल जैसी संरचनाएं दिख रही होंगी। कैलिनग्राड में रखी हुई इन्हीं बॉलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो रडार हैं जो रूस के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं यहां से गुजरने वाली फ्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्टिंगली एक और चीज यहां देखने योग्य है कि कैलिनग्राड ज्यादा दूर नहीं है यूक्रेन से। बेलारूस, कैलिनग्राड, यूक्रेन, ये लगभग एक ही क्षेत्र में पड़ने वाले देश हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला करने के लिए, साइबर अटैक करने के लिए, या फिर वो मिसाइल जो कि सैटेलाइट से मैसेज प्राप्त करके हमला करने जाती हैं, उनके अंदर सैटेलाइट नेविगेशन को अगर कैलिनग्राड में रखा हुआ ये टोबोल दिशा भटका दे तो मिसाइल अपने टारगेट पर हमला नहीं कर पाएगी। साथियों, आजकल गाइडेड मिसाइल का जमाना है। आप एक बार अपने द्वारा लोकेशन सेट कर दें कि मिसाइल को यहां जाके गिरना है या फिर इस टारगेट पर हमला करना है, और अगर टारगेट मूव भी करता है तो वो मिसाइल उसके पीछे पीछे मूव करके उसे मार गिराती है। विचार कीजिए कि मिसाइल को प्राप्त होने वाला संदेश ही अगर किसी ने पॉइजन कर दिया या उसमें कोई मिलावट कर दी या फिर उसको इस प्रकार से भटका दिया कि वो मिसाइल ये समझ ही नहीं पाई कि हमें मैसेज क्या प्राप्त हुआ था, तो वो कारनामा टोबोल के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया के द्वारा कैलिनग्राड में एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इस जैम और ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जो दुनिया में एकदम यूनिक है। द वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस बारे में कहा है और कहा है
कि ये सैटेलाइट जैमिंग के लिए ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट के साथ एक और सिग्नल मिला देते हैं, जिससे उस सैटेलाइट के सभी यूजर्स को घिचपिच डेटा मिलने लगता है, यानी कि डेटा एक दूसरे के साथ में मिक्स एंड मैच हो जाता है, जिसका फाइनली सैटेलाइट से जो संदेश हवाई जहाज तक पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता है। विचार कीजिए, युद्ध के दौर में जब हर एक क्षण कीमती होता है, फाइटर जेट्स दुश्मनों पर बम गिराने जा रहे होते हैं, पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और रडार से चल रहा हो, और उस समय कोई नीचे से बैठकर फर्जी मैसेजेस भेजकर उन सैटेलाइट से प्राप्त मैसेजेस को स्पॉइल कर रहा हो, उनकी दिशा भटका रहा हो, तो युद्ध का स्तर क्या होगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट टोबोल की खासियत है। कहा जा रहा है कि रूस ऐसी 10 डिवाइस डेवलप कर चुका है जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हुआ है। यह कोई वेपन नहीं है, यानी कि इसके मदद से किसी पर गोला नहीं गिराया जा रहा, बल्कि दूसरों के गोलों को प्रभावित किया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण मिला साथियों। आपको मालूम होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने जब शुरुआत में रशिया से झगड़ा किया या फिर जब हमला चला, तो उस समय स्टारलिंक ने इन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करने का कहा था। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जिसने कहा कि आपका बहुत नुकसान हो गया है, मैं आपको इंटरनेट देना चाहता हूं। लेकिन यूक्रेन ने उन प्राप्त स्टारलिंक की वेबसाइट से इंटरनेट का उपयोग ड्रोन के माध्यम से रूस पर हमला करने के लिए किया। तो फिर एलन मस्क ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग युद्ध में नहीं कर सकते। इसलिए यूक्रेन में एलन मस्क ने अपनी सेवाएं रोक दी। यह तो एक वर्जन है इस पूरी घटना का। वास्तविकता में रियल वर्जन यह है कि जब यूक्रेन को एलन मस्क ने स्टारलिंक की सेवाएं दी इंटरनेट के नाम पर, तो कैलिनग्राड में लगा हुआ वो टोबोल ही था जिसने स्टारलिंक को भी उसकी दिशा भटका दी थी। यानी स्टारलिंक से जो इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही थी यूक्रेन को, टोबोल ने उसे भी हिला दिया, और जो ड्रोन्स थे उनके द्वारा टारगेटेड हमले नहीं हुए, ऐसा भी अखबारों के द्वारा, ऐसा भी रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। मतलब ये ना केवल इंटरनेट, ये ना केवल हवाई जहाज के जीपीएस को हिलाता है, बल्कि सैटेलाइट के सिग्नल जो इंटरनेट के रूप में धरती पर आ रहे हैं, उनकी भी दिशा भटकाने में कामयाब है। रशिया का यह वेपन आज के काल का नहीं, संभवतः भविष्य के लिए बहुत बहुत कामयाब होगा, क्योंकि फिलहाल ना केवल यूक्रेन का स्टारलिंक बल्कि 46,000 एयरक्राफ्ट ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जब वो बाल्टिक ओशियन से कैलिनग्राड के आसपास से उड़े हैं, तो उन्हें अगस्त से लेकर पिछले महीने के मार्च के बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से रडार के मैसेजेस में बहुत गड़बड़ दिखी है, फ्लक्चुएशंस दिखे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से सारे डेटा प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना नेक्स्ट लेवल का वॉरफेयर तैयार करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक्स इस बात की समझ में आई हो। बाकी इस रिपोर्ट को पहले भी कवर किया जाता रहा है, डिफेंस के अंदर भी और फोर्ब्स के अंदर भी, कि जीपीएस के सिग्नल को स्पूफ करने के लिए रूस के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस विषय पर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलन मस्क के साथ फिलहाल के लिए स्टारलिंक की सेवाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन यूक्रेन को इसकी सेवाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि एलन मस्क ने भी इसका नतीजा भुगत लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने की बार बार गुजारिश इसलिए होती है ताकि आपको भविष्य में जब कभी भी हमारे सेशंस आए तो आपको उसका तत्काल अपडेट मिल जाए।